हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। और यहाँ से पढ़ने से पहले अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो से कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ से ना करें, आप पिछली वीडियो पे जाइए और वहाँ से अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कंसेप्ट के साथ साथ जो इसके पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है, देखिए इसमें हम कितनी एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं। जिन जिन पे मार्किंग है ना, ये हम सब कवर कर चुके हैं, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, साइंटिफिक नोटेशन, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, वो सब हम कर चुके हैं, है ना। और अगर आप उन सब चीज़ों को कर लोगे तो ये सब चीज़ें आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। और अगर आपको ये सब बेसिक्स आते हैं तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम किस चीज़ से डील कर रहे थे? अभी तक हम डील कर रहे थे कि नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, कि गिवन सैंपल में कितनी एंटिटीज प्रेजेंट है। जैसे हमने एवोगैड्रो नंबर समझी, एवोगैड्रो नंबर क्यों इंट्रोड्यूस हुई और एवोगैड्रो नंबर में कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होती हैं। जैसे 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। देखिए, अगर अलग अलग सब्सटेंसेस को मेजर किया, ये सब सब्सटेंसेस का 1 मोल है। जैसे H2O है, H2O का आपको पता है मोलर मास ऑलमोस्ट 18 ग्राम होता है। उसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया और ये मेजर कर दिया, तो ये H2O का 1 मोल है। इसका मतलब जो ये आप ग्लास का बीकर देख रहे हैं, इसमें जो ये इतनी क्वांटिटी है, उसमें कितने नंबर ऑफ एंटिटीज हैं H2O की? 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज हैं H2O मॉलिक्यूल्स की, राइट। इसी तरह से ये अलग अलग सब्सटेंसेस हैं जिनका 1 मोल मेजर करके हमने इसमें क्या कर दिया है, इसमें रख दिया। 1 मोल कैसे? उसका मोलर मास वे किया और फिर इनमें सब में फिल कर दिया। तो इजी होगा। कितने इंपॉर्टेंट चीज है कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, इतनी सारी एंटिटीज कितनी आसानी से एवोगैड्रो नंबर की हेल्प से क्या होता है, क्लियर हो जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रो नंबर एंड मोलर मास से हम कितनी इजीली चीजों को टैकल कर पाते हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन देखिए, अब आपको एवोगैड्रो नंबर पता चल गया कि इतनी एंटिटीज होती हैं, लेकिन बहुत सी बार होता है कि ऐसा ही नहीं कि आपको सिर्फ उसमें एंटिटीज ही पता हो कि 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल्स है ना। तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज रिक्वायर्ड। कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, वो कितने परसेंटेज में है उस कंपाउंड में, वो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। जैसे H2O है ना, तो इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है उस सैंपल में। या फिर H2O एक पानी है, उसमें तुमने कुछ मिक्स कर दिया, है ना। एक तो ऑक्सीजन यही हुआ और उसमें तुमने कुछ सपोज एल्कोहल मिक्स कर दिया, C2H5OH, इथाइल एल्कोहल मिक्स कर दिया, तो इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन। तो अब कितनी परसेंटेज हो गई ऑक्सीजन की टोटल जो आपका सॉल्यूशन बना, राइट। फिर है अब सपोज आपको कोई नया कंपाउंड दे दिया, लैब में आपको दे दिया नया कंपाउंड है, तो आप पहले क्वेश्चन करोगे कि ये है क्या। और अगर आप मुझसे कुछ इसका निकलवाना चाहते हो, है ना, तो मुझे इसका फॉर्मूला बताओ। अगर वो फॉर्मूला बता देंगे, है ना, कि ये तो ये है, तो हम उसको वेट कर लेंगे उसका। फिर उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, जो भी हमसे निकालने के लिए बोलेंगे हम वो निकाल लेंगे। किसी भी चीज का परसेंटेज बोलेंगे हम वो भी निकाल लेंगे। और कैसे निकालेंगे वो आगे आएगा। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो किस रेशियो में प्रेजेंट है। जैसे इसमें 1:4 के रेशियो में प्रेजेंट है, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। Such information provides a check whether the given sample contains the same percentage of elements as present in a pure sample. आप प्योर सैंपल की परसेंटेज निकालिए, प्योर सैंपल की परसेंटेज निकालेंगे और जो गिवन सैंपल है उसमें एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालिए। अगर वो मैच होती है, इसका मतलब आपका जो सैंपल है वो प्योर है। In other words, one can check the purity of given sample by analyzing this data. और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं
कि ये डेटा को एनालाइज करके हम किसी भी सैंपल की प्योरिटी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अब ये है कि लेट इज कंसीडर्ड इट बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। Since water contains hydrogen and oxygen, the percentage composition of both these elements can be calculated as। अब देखिए, मुझे मास परसेंटेज निकालना है तो मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला आता है? मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, जिसका निकालना है उस कंपाउंड में उसका कितना मास है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, जो पूरा कंपाउंड का मोलर मास है वो कितना है, इनटू 100। देखिए, किसी भी चीज का, सिर्फ यही नहीं, किसी भी चीज का अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो जिस चीज के लिए आपको चाहिए वो जो चाहिए वो हमेशा ऊपर आता है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? जो चीज आपको चाहिए, है ना। और किस में से चाहिए? जिसमें से चाहिए वो आपकी नीचे आ जाएगा। तो मुझे चाहिए हाइड्रोजन का, सपोज मास परसेंटेज चाहिए हाइड्रोजन का, तो मैं मास ऑफ हाइड्रोजन लिखूंगी ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल मास लिखूंगी जिसमें से चाहिए, और इनटू 100। ये कहीं भी आप लगाओगे आपका परसेंटेज निकालेगा। सिंपल कंसेप्ट है। सपोज आपके 400 मार्क्स आए, कितने में से? 600 में से। अगर सपोज आपके 400 मार्क्स आए, कितने में से? 600 में से। तो आपको क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए। आए तो मिले तो आपको ये ना, तो 400 आप ऊपर रखोगे और टोटल हमेशा परसेंटेज में कितना आता है? नीचे आता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? आप इसको निकाल लोगे, 400 बाय 6 परसेंटेज कितना आएगा? 6 6 36, 66.66 परसेंटेज ऐसे आ जाएगा। तो वही चीज हमें इसमें लगाना है। तो अगर आपको मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना है, देखिए जैसे वाटर है, अब वाटर में हमें ये निकालना है, H2O में मुझे निकालना है मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये निकालना है। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परसेंटेज मुझे रखनी है। आप फॉर्मूला भूल जाइए क्या फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो हाइड्रोजन की अगर मुझे परसेंटेज चाहिए तो मैं अपनी प्रायोरिटी, जो मुझे चाहिए प्रायोरिटी तो हमेशा वही होती है ना, तो प्रायोरिटी ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर या H2O, ये डिवाइडेड बाय, अब मैंने बताया आपको किसी भी धरती पे चीज की परसेंटेज निकालनी हो तो नीचे हमेशा टोटल आएगा जिसमें से निकालनी है। इसमें क्या आएगा? मोलर मास ऑफ वाटर और इनटू 100। अगर 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O कितना है? देखिए H2O के कितने H2O के कितने H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। और आपको पता है एक एटम का मास कितना होता है? 1.008 AMU या फिर 1.008 ग्राम। लेकिन इसमें तो 2 हैं, H2 है ना, तो 2 हैं, तो ये हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 इंटू 1.008 या फिर 2 8 जा 16, 200 2 1 जा 2, इतने ग्राम। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O कितना हुआ? 2.016। और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन H2O कितना होता है? ये ऑलमोस्ट कितना होता है? 18। ये कैसे निकाला? हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन का ऑलमोस्ट 1 मान लेते हैं इसको, है ना। तो 2 1 जा, ये 2 इधर आ जाएगा और इसका मास यहाँ आ जाएगा, और फिर H2 आपका हो गया H2O का, फिर बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा, और फिर ऑक्सीजन का मोलर मास आएगा कितना है? 16। 2 1 जा 2 प्लस 16, ये भी 18 ग्राम। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? 18 इंटू 100। जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको अगर मैं ऑलमोस्ट 2 मान लूँ इसको,
तो क्या हो गया 2/18 इंटू 100, 2 9 18 या फिर 100/9, इतना। इसका अगर आप वैसे निकालें कि कितना होता है, ये होता है आपका, इसको सोल्व कर लीजिए, 9 1 9, 1 है ना, इतने परसेंट। यानी H2O में हाइड्रोजन का जो मास परसेंटेज है वो इतना है। अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना हो तो ऑक्सीजन का आप कैसे निकालोगे? देखिए ऑक्सीजन का आप सीधा इसमें देखिए, ऑक्सीजन का जो चाहिए मैं ऊपर लूंगी ठीक है। देखिए आप बोलेंगे कि इसमें थोड़ा ज्यादा कम आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने इसको पूरा मतलब एग्जैक्टली ले लिया है इसने कैलकुलेशन में, हमने थोड़ा सा उसको क्या कर लिया, थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है जी, अब इसमें आ जाइए, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? ऊपर आपको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है मास, 16, और H2O में ऑक्सीजन तो एक ही है तो सिर्फ 16 आएगा। 16 जितने भी हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिर्फ एक है तो सिर्फ 16 डिवाइड बाय इसका जो मोलर मास है वो तो 18.02 ही रहेगा। तो क्या हो गया 18.02 और इंटू 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 88.79। ठीक है। और अगर सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, अगर सिर्फ दो ही एलिमेंट है कंपाउंड में, तो आप सिंपली ये ना निकाल के, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक दिया है, आपको कैलकुलेशन से बचना, तो आप क्या करोगे, 100 में से इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका मास परसेंटेज किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का, क्योंकि दो ही है। चलिए अब देखिए एथेनॉल है सपोज, है ना, आपको बताना है परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें तीन आ गए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल C2H5OH हो जाएगा, और C2H5OH। तो पहले आप क्या निकाल लोगे, इसका मोलर मास निकाल लोगे, क्योंकि डिवाइड में तो मोलर मास ही आएगा ना टोटल। तो ये जो चीज है ये इंटू में आ जाती है, 2 इंटू कार्बन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, कार्बन का होता है 12 प्लस 5, हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस फिर हाइड्रोजन का 1, इनको आप ऐड कर दोगे, क्या हो जाएगा 12 2 जा 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। जब आप इनको ऐड करोगे क्या आएगा, 24 एंड 5 29 एंड 1 30, 30 एंड 16 हो जाएगा 46 ग्राम पर मोल। ये होगा मोलर मास 46, ऑलमोस्ट 46। ठीक है जी। अब आपको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो देखिए मुझे कार्बन चाहिए, मुझे चाहिए कार्बन, तो मैं सिर्फ कार्बन को ही ऊपर रखूंगी। कार्बन के कितने एटम्स है, 2, और एक एटम का मास होता है 12, तो 2 का कितना होगा 24, तो 24 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई ये टोटल इंटू 100। इसका जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा 52.14%। फिर आप इसी तरह हाइड्रोजन के इस बार देखिए कितने, 5 तो ये हो गए और एक ही हो गया 6। तो आप जो हाइड्रोजन का मास है उसे 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाइड्रोजन का मास ऑलमोस्ट 1.0, वैसे तो 1.008 होता है, 1 मान लीजिए, तो 6 इंटू 1 6, ऊपर 6 आ जाएगा, डिवाइड बाई ये टोटल इंटू 100। तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज आएगा वो इतना आएगा। और बाकी का बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो एक ही है, ऊपर 16 नीचे 46 इंटू 100, इतना आ जाएगा। अब सपोज आपको ऑक्सीजन का निकालना है तो आप क्या करोगे, 100 माइनस दिस प्लस दिस, इन दोनों का जोड़ के घटा दोगे ना, तो आपको किसका मिल जाएगा, ऑक्सीजन का मिल जाएगा। ठीक है जी। अब चलिए, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशन percentage of mass, let us know what information can be obtained from the percentage composition data। अब आपने ये निकाल तो लिया, अब मोटा मोटा बता भी दिया परसेंटेज कंपोजिशन से ही ऐसे इतना हेल्प करता है, प्योरिटी बताता है, प्योरिटी, लेकिन हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, वो सब चीजें हैं। परसेंटेज कंपोजिशन डेटा से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे। तो अगला हमारा टॉपिक है इंपीरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है।
जो इम्पीरिकल फॉर्मूला होता है रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, whereas the molecular formula show the exact number of different types of atoms present in a molecule of compounds. देखिए जो इम्पीरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या बताता है आपको कि किस रेशियो में जो आपके एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट है किसमें, कंपाउंड में। इम्पीरिकल तो बता देगा, जबकि मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट बताएगा कि कितने एटम्स हैं, कितने टाइप के कितने एटम्स हैं। जैसे इसमें CH4 है तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बताएगा, एक कार्बन है, 4 क्या है, हाइड्रोजन है। जैसे ये है, जैसे आप ये मानिए एक तो गया CH4, इसमें रेशियो है 1:4, ये हो गया आपका मीथेन। एक हो गया C2H6, ये क्या हो गया आपका 2:6 1:3, ये हो गया आपका इथेन। ठीक है, तो इसका देखिए, इससे नहीं आएगा, इसका देखिए, ये इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, यानी इसमें एग्जैक्टली 2 आपके कार्बन एटम है और 6 आपके हाइड्रोजन एटम है। लेकिन अगर आप इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला था तो फिर मिनिमम जितने रेशियो में, मिनिमम रेशियो तो ये हो जाएगा 1:3, तो आप उसको CH3 लिखेंगे। अगर CH3 लिखेंगे तो ये आपका इथेन का क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है आपको, रेशियो बताता है किसका, एटम्स का, कि आपके फॉर्मूले में एटम्स का क्या रेशियो, इसने बता दिया कार्बन और हाइड्रोजन क्या रेशियो 1:3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है, ये फर्क है। और यहीं से आपको क्या आएगा, जो अगर आपको मास परसेंटेज पता है यहीं से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखिए, if the mass percentage of various element present in a compound is known, its empirical formula can be determined। अगर आपको मास परसेंटेज पता है एलिमेंट्स का कंपाउंड में तो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन करेंगे आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन फर्दर बी ऑब्टेन इफ द मोलर मास इज नोन। अगर आपको मोलर मास पता है तो मोलिकुलर फॉर्मूला भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे निकालना है ये सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है, और यहीं से जो आपके क्वेश्चंस वो आते हैं। तो जो ये वाली चीजें हैं ये आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 1.2 पे आते हैं। इसमें है कंपाउंड कंटेन्स 4.07% hydrogen, 24.27% of carbon, and 71.65% of chlorine, and its molar mass is 98.96 gram. What are the empirical and molecular formulas? तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो इसमें स्टेप नंबर 1 है कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज टू ग्राम। आप मास परसेंटेज को ग्राम कर लेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए, अब हमें ये तो पता नहीं, ये तो मोलर मास है, लेकिन ये नहीं पता ना वो कितनी क्वांटिटी में हमको दिया हुआ है। तो हम अपनी सुविधा के लिए मान लेंगे कि जो हमारा सैंपल है वो 100 ग्राम है। अगर मेरा सैंपल 100 ग्राम है, अगर मेरा सैंपल 100 ग्राम है तो आपको पता है जो सब परसेंटेज है ये 100 के बेसिस पे निकलती है। तो इफ जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 4.07 ग्राम। कार्बन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा 24.27 ग्राम, एंड क्लोरीन हो जाएगा 71.65 ग्राम। ठीक है जी, इसका मोलर मास हमें दे रखा है, मोलर मास हमको दे रखा है 98.96 ग्राम।
तो पहला स्टेप हो गया, कन्वर्जन कर लिया, मास परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में। तो ये हमने यहाँ पे सारा कन्वर्ट कर दिया, तो स्टेप 1 हो गया। फिर हमें स्टेप 2 में क्या करना है, कन्वर्ट इनटू नंबर मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब हमें क्या करना है स्टेप 2 में, जो हमने ग्राम में कन्वर्ट किया है, इसको हमें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स में क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स में अगर आपको कोई चीज निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है जी। तो मास इन ग्राम तो मैं ये सब निकाल चुकी। अब मोलर मास इनका क्या होगा, हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1.008 ग्राम, वो जो सब थे वो हम उनसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालूं तो आप कैसे निकालेंगे, ये जो 4.07 है इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मास इन ग्राम तो यही है, एंड डिवाइडेड बाय 1.008, ये क्या है, ये इसका क्या है, मोलर मास है। फिर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन के भी ऐसे निकाल लेंगे, कार्बन का क्या है यहाँ पे 24.27 एंड डिवाइडेड बाय, कार्बन का मोलर मास क्या होता है, कार्बन का मोलर मास होता है ऑलमोस्ट 12, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे किससे, 12.01, जैसे यहाँ पे डिवाइड किया है देखिए, तो इसको डिवाइड कर लेंगे 12.01। फिर आगे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का कैसे निकालेंगे, जो हमें दिया हुआ है हमारा जो ग्राम में मास है ये, डिवाइडेड बाय क्लोरीन का मोलर मास क्या होता है, देखिए वैसे ऑलमोस्ट 35 होता है, अगर आपको एग्जैक्टली लिखना है तो इसमें मेंशन है 35.453, इनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी। तो आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट 4 आएगा, है ना, ये ऑलमोस्ट 4 है, ये ऑलमोस्ट 1 है तो ऑलमोस्ट 4 आएगा, ये ऑलमोस्ट 2 आएगा, और ये ऑलमोस्ट क्या आएगा, ये भी ऑलमोस्ट 2 आएगा। ठीक है। फिर आगे चलते हैं स्टेप नंबर 3। तो 2 स्टेप हम यहाँ पे कन्वर्ट कर चुके, पहले आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दोगे। ये हमारा हो गया था यहाँ पे स्टेप नंबर 2। उसके बाद हमें क्या करना है, डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यूज ऑब्टेन अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग्स देम। तो देखिए जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं ये हमने निकाले हैं, हाइड्रोजन के 4, कार्बन के 2 एंड क्लोरीन के 2, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। स्मॉलेस्ट कौन सा है 2, तो सबको डिवाइड करेंगे 2 से, 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, एंड 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे हमने सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए किया। ठीक है। अब इसने बोला है कि इन केस द रेशियोज आर नॉट होल नंबर देन दे मे बी कन्वर्टेड इनटू होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग बाय द सुटेबल कोफिशिएंट। अगर ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, अगर होल नंबर नहीं है तो आप सुटेबल कोफिशिएंट से उससे मल्टीप्लाई करके उनको होल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। फिर है write down the empirical formula by mentioning the numbers after writing the symbols of respective elements। देखिए अब empirical formula आप लिख देंगे, कैसे, empirical formula में तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ जो रेशियो है वो चाहिए। तो हाइड्रोजन का 2 है, कार्बन का 1 है, तो पहले कार्बन लिखेंगे, कार्बन। स्टेप 3 ये देखिए, स्टेप 3 ये हो गया। अब स्टेप 4 में क्या होगा, empirical formula कार्बन का तो 1 है C1, और हाइड्रोजन का 2 यहाँ से, एंड क्लोरीन का भी क्या हो गया 1। 1 को हम मेंशन नहीं करते बेसिकली, तो इसको हम लिखेंगे थोड़ा और लगता है, लिखते हैं CH2Cl, ये है। अब क्या करेंगे, जो स्टेप 5 है, स्टेप 5 में क्या करना है कि आपको मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है। अब मोलिकुलर फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे,
जो आपका जो इम्पीरिकल फॉर्मूला आया है ये है ना, इसका मास निकालेंगे। इसका मास कितना होगा, देखिए ये बिल्कुल बहुत इजी है। कार्बन का क्या होता है, ऑलमोस्ट 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, ऑलमोस्ट 1, तो 2 इंटू 1, जो ये है ये इंटू में आ जाता है। फिर ये इसका कंप्लीट हो गया, फिर बीच में लगाएंगे प्लस। फिर क्लोरीन का कितना होता है 35.5 लिख लो या 35 लिख लो। ये ऑलमोस्ट आ जाएगा आपका 49.48 ग्राम। जब आप इसको करेंगे तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, या फिर 49.5 ग्राम, है ना। जब आप इसको करेंगे 12 प्लस 2 प्लस 35.5 इनको ऐड करोगे 0.5, 5 2 7 1 2 9 एंड 3 4, ये आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, लेकिन आपको जो मोलर मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, लेकिन मोलर मास तो आपको दिया हुआ है कितना, मोलर मास दिया हुआ है 98.96। तो आप क्या करेंगे, मोलर मास को डिवाइड कर देंगे जो इंपिरिकल फॉर्मूला मास है उससे। तो स्टेप 6 में आप क्या करेंगे, मोलर मास को डिवाइड कर देंगे इंपिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास मेरा 98.96 एंड इंपिरिकल फॉर्मूला मास है मेरा 49.5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ऑलमोस्ट 2 आएगा। ये 2 ही क्या है, ये है n। तो जो ये है ना CH2Cl जो मेरा इंपिरिकल फॉर्मूला है, इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से। ये क्या होती है, n की वैल्यू होती है। तो क्या होता है, देखिए CnH2n ये होता है। तो n की जगह आप क्या लिख देंगे, 2। तो C2H 2 2 4 एंड Cl2। ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ मोलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। तो इसमें जितने भी आप इसके जो नीचे है, नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नहीं मल्टीप्लाई करना है। कभी आप 2 की ऐसे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, है ना, तो इसमें नीचे मल्टीप्लाई होगी। तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा C2H4Cl। तो इसमें क्या बताया, देखिए इसमें सिंपल चीज ये बताई है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप है आपका, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। पहला स्टेप है आपका कि जो परसेंटेज में आपको जो टर्म्स दिए हुए हैं उनको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो कंपाउंड है उसको आप 100 ग्राम मान लो, ठीक है। फिर आपका ग्राम में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद आप निकालो नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका ग्राम में आपका मास आया उसको डिवाइड कर देंगे किससे, मास इन ग्राम, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास से। जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स है उनके मोलर मास से। अगर कार्बन का मास है तो कार्बन के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, है ना। हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन से, और जो भी मेंशन है उससे हम डिवाइड कर देंगे। फिर नंबर 3 पे हम क्या करेंगे, जो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, जो इसमें जो सबसे छोटी डिजिट है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। फिर डिवाइड कर देंगे स्मॉलेस्ट नंबर से, जो स्मॉलेस्ट नंबर है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। फिर हम अपना इंपीरिकल फॉर्मूला लिख लेंगे। उसके बाद तो इंपीरिकल फॉर्मूला था, उसके बाद हम इंपीरिकल फॉर्मूला राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला के बाद हम निकालेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला मास, ये निकाल लेंगे। लेकिन हमें तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो नंबर 6 पे हम क्या करेंगे, मोलर मास जो मेंशन है उसको डिवाइड कर देंगे इंपीरिकल फॉर्मूला मास। ये ऑलमोस्ट कोई डिजिट आएगी उसे ही हम n बोलेंगे, और नंबर 7 में इस n से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इंपीरिकल फॉर्मूला मास बाय n। जब n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली आपका क्या आ जाएगा, मोलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ऐसे हम मोलिकुलर फॉर्मूला निकालते हैं। तो काफी इजी है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। अब देखिए, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है
स्टोकियोमेट्री एंड स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी से जो अगर आपको स्टोकियोमेट्री नहीं आती तो आपको केमिस्ट्री में काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन कोई नहीं, ये बहुत ईजी होता है। तो चलिए स्टोकियोमेट्री पढ़ते हैं। द वर्ड स्टोकियोमेट्री इज डेराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। जो ये पूरा वर्ड है 2 ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है। पहला है स्टोकियोन। स्टोकियोन का मतलब होता है एलिमेंट, स्टोकियोन का मतलब होता है एलिमेंट। एंड मिट्रोन, मिट्रोन का मतलब होता है मेजर, मिट्रोन का मतलब क्या होता है, मेजर। और इन दोनों से ही मिलके ही बना क्या आपका स्टोकियोमेट्री। दस डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ masses of the reactants and the products involved in a chemical reaction. Before understanding how to calculate the amount of reactants required or products produced in a chemical reaction, let us study what information is available from the balanced chemical equation of a given reaction. देखिए अगर कोई रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हमको ये तो पता ही होना पता, हम कैलकुलेशन में क्या करते हैं कि हमने कितनी अमाउंट ली रिएक्टेंट की और उस रिएक्टेंट से हमें कितनी अमाउंट मिली, ठीक है, उस रिएक्टेंट से हमें जो प्रोडक्ट की है वो कितनी अमाउंट मिली, मतलब मास में कितनी अमाउंट मिली। तो वो सब चीजें पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें रिएक्शन ही पता होनी चाहिए कि सिंपल रिएक्शन क्या है। तो उसके लिए देखिए एक सिंपल रिएक्शन ली है कि कंबशन ऑफ मीथेन की रिएक्शन ले ली, तो CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2। आपको पता है कंबशन की रिएक्शन कैसे लिखते हैं, जितने कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन की क्या निकलती है, CO2। तो एक कार्बन है तो एक कार्बन की CO2 निकल गई, ठीक है। फिर हम जितना हाइड्रोजन होते हैं इसमें, जैसे H4 है उसके आधे हाइड्रोजन का क्या निकलता है, वाटर। तो जैसे यहाँ पे 4H है तो इसका आधा कितना हुआ 2, तो यहाँ क्या निकला H2। और इसके बाद हम क्या कर देते हैं, अपनी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। कैसे, तो इसमें कितने ऑक्सीजन हुए, तो 2 ऑक्सीजन ये रहे और एक ये हो गया 3, तो 3 तो नहीं है लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसका हाफ किया है ना, हाइड्रोजन इसका हाफ किया यानी H2O कितना निकला, इसका हाफ यानी 2H2O। ये जैसे 4 है, इसका जब आप डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ कितना निकलेगा 2H2O। जब आप ये सब कर लोगे, आप देखो ये ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, 2 and 2 4, तो O2 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे आप कंबशन रिएक्शन निकाल लेते हैं। यहाँ पे मीथेन और जो डाई ऑक्सीजन है इनको बोलते हैं, ये आपको क्या बोलते हैं, ये हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। देखिए आपको कंबशन की एक दो रिएक्शन और बता देती हूँ। देखिए जैसे कार्बन आपकी क्या है, ये मीथेन की, यहाँ पे O2 लिखिए, ठीक है। कार्बन से जितने कार्बन है उतना CO2 और H2O जो पानी निकलेगा वो कितना होगा, इसका आधा, 4 का आधा 2H2O। अब आपके कितने, यहाँ तो हो गया, अब आप यहाँ पे बैलेंस कर देंगे ऑक्सीजन को, 2 and 2 4, देखिए ये 2 है एंड 2 किस में मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे पड़ेगा। अगर ये ऐसा हो C2H6 प्लस 2O2 तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 2CO2 क्योंकि इस बार कार्बन 2 है और यहाँ पे 6 है तो आएगा 3H2, 6 का आधा 3 तो आएगा 3H2। अब आपको ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं लगाना, यहाँ पे तो बाद में लगाएंगे जो बैलेंस करके आएगा। 2 2 जब 4, 4 and 3, 4 and 3 कितने हुए 7, तो इसको आप कैसे बैलेंस करोगे 7/2 से। देखिए 7/2 हुआ और इनटू 2 ये हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 7 आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे आपको कंबशन रिएक्शन हम ऐसे लिखते हैं। तो इन्होंने बोला है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये आपके रिएक्टेंट्स होते हैं और जो राइट हैंड साइड है वो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। देखिए, note that all the reactants and products are gases in the above reaction and this has been indicated by letter G. Note that, देखिए जितने भी इसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं सब गैसियस फॉर्म में है और इसको G से इंडिकेट करते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो ब्रैकेट में हम L लगा देते हैं और अगर सॉलिड फॉर्म में है तो हम ब्रैकेट में S लिख देते हैं, ठीक है जी। अब है द कोफिशिएंट टू, ये सब मैंने आपको बता दिया कैसे उन्होंने बैलेंस किया। सिमिलरली द कोफिशिएंट फॉर CH4 एंड CO2 इज 1, CH4 एंड CO2 का 1 होगा। दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन एंड फॉर्म द रिएक्शन। देखिए जैसे ही हमने ये बैलेंस की तो हमें पता चल गया कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल कर रहे हैं O2 के और 1 मॉलिक्यूल कर रहा है किसका, CH4 का।
Thus, according to the above chemical reaction, 1 mole of CH4 gas reacts with 2 moles of O2 to give 1 mole of CO2 and 2 moles of H2. तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ, क्योंकि इसके सामने जो भी आपका कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, उसको हम मोल में काउंट करते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O. या फिर 1 molecule of CH4 reacts with 2 molecules of O2 to give 1 molecule of CO2 and 2 molecules of H2. अगर आप molecules की टर्म्स में करते हैं तो ये होगा. या फिर देखिए 1 मोल में कितने लीटर होता है वॉल्यूम, 1 मोल में जो वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर. देखिए ये रिएक्शन है सिंपल. या तो आप ऐसे बोलिए कि 1 मोल ऑफ CH4 reacted with 2 moles of O2 to give 1 mole of CO2 and 2 mole of H2. ठीक है जी. या फिर 1 molecule of CH4 react with 2 molecules of O2 to give 1 molecule of CO2 and 2 molecules of H2O. ठीक है जी. अब आपको पता है देखिए जो 1 मोल है, 1 मोल में जैसे 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होती है, इसी तरह 1 मोल में 22.4 लीटर क्या होता है, 22.7 लीटर, 22.7 लीटर क्या होता है वॉल्यूम होता है. तो हम यहाँ से देखें अगर यहाँ 1 मोल है तो या फिर लिख देते हैं 22.7 लीटर of CH4 react with 2 into 22.7 liter to give 22.7 लीटर. यहाँ 1 मोल है तो 22.7 लीटर ही आ जाएगा एंड 2 into 22.7 लीटर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 5, 2 2 जा 4, इतने लीटर. यहाँ भी यही आएगा. यानी कि 22.7 लीटर ऑफ CH4 react with 45.4 लीटर ऑफ O2 to give 22.7 लीटर ऑफ CO2 and 45.4 लीटर ऑफ H2O. ठीक है जी. या फिर अगर आप इसको ग्राम में देखें तो आपको पता है इसका जब आप मोलर मास निकालेंगे कितना हो जाएगा. कार्बन का क्या होता है 12 प्लस 4 कितना हुआ 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट विद ऑक्सीजन का कितना मोलर मास होता है. देखिए ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 32 और यहाँ पे 2 O2 तो ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 2 यानी 64 ग्राम. 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑफ O2 टू गिव. अब CO2 का निकालिए. कार्बन का क्या होता है, कार्बन का 12 प्लस O2 का कितना हुआ अभी देखिए 32 तो कितना हुआ 44 टू गिव 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड H2O का हम पहले भी निकाल चुके 18 होता है एंड 18 इंटू 2 कितना हुआ 36. So means 16 gram of CH4 react with 64 gram of O2 to give 44 gram of CO2 and 36 gram of H2O. या फिर इसका मतलब ये होता है. तो हमने यहाँ से कैसे कन्वर्ट किया डेटा से, मास को हम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्स को मास में कर सकते हैं, मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी कर सकते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोल्स में भी कर सकते हैं. देखिए मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है डेंसिटी. अब आता है लिमिटिंग रेजेंट. लिमिटिंग रेजेंट क्या होता है देखिए many a time reactions are carried out with the amounts of reactants that are different than the amount as required by the balanced chemical equation. देखिए जो अभी हमने देखा कि ये सब चीजें हमें हैं, अब ये प्रोडक्ट पाने के लिए ये कुछ लिमिटेड, ये आपके कुछ तो अमाउंट होना चाहिए है ना. 44 ग्राम अगर CO2 चाहिए तो आपको 64 ग्राम तो चाहिए. अगर इसमें देखें 44 ग्राम चाहिए तो 64 ग्राम O2 चाहिए, लेकिन अगर मैं इसमें सप्लाई कर रही हूँ सिर्फ 22 ग्राम
है ना। अगर मैं सिर्फ 22 ग्राम कर रही हूँ तो मेरा CO2 तो मुझे मिलेगा ही नहीं, है ना। तो कई बार होता है कि जो हमें अमाउंट मिलता है वो अलग अलग मिलता है, जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो नहीं मिलता है। इन सच सिचुएशंस वन रिएक्टेंट इज इन मोर अमाउंट देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि जो हमें चाहिए उससे ज़्यादा हमें मिल जाता है। जैसे O2 मुझे 64 ग्राम चाहिए, है ना, और मिल गया मुझे 100 ग्राम, तो बिल्कुल ईजिली मुझे मिल जाएगा ये सब चीज़ें, है ना। The reactant which is present in the least amount gets consumed after some times, and after that further reaction doesn't take place, whatever be the amount of other reactant. Hence the reactant which gets consumed first limit the amount of product formed and is therefore called the limiting reagent. In performing stoichiometric calculation this aspect is also be kept in mind. देखिए, अब अगर मुझे 100 ग्राम मिल जाए तो मुझे 44 ग्राम और ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो अगर लेकिन मुझे 22 ग्राम मिले, 22 ग्राम मिले, तो सबसे पहले यही कंज्यूम हो जाएगा। इस ये कंज्यूम होने के बाद ये कंज्यूम, सपोज ये है थोड़ा सा 32 ग्राम है ना, 32 ग्राम है, तो यहाँ पे मुझे ये पूरा होल रेशियो में नहीं मिलेगा, ये मुझे कितना मिल जाएगा, 22 ग्राम मिलेगा। तो ये मुझे क्या मिलेगा, CO2 कम मिलेगा, पहले की अपेक्षा कम मिलेगा। मतलब जितना मुझे मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। और ये सब निर्भर कर रहा है, ये सब निर्भर कर रहा है किस पे, O2 के अमाउंट पे या फिर CH4 के अमाउंट पे। ये तो हमें जो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर 16 ग्राम से कम है तो ये CO2 फिर कम मिलेगा। तो मतलब किसी एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी पे निर्भर कर रहा है। अगर ये 32 ग्राम है तो पहले फटाफट कंज्यूम हो जाएगा, आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी ही नहीं, जितना CO2 मिलेगा थोड़ा बहुत CO2 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज ये तो 64 ग्राम मिल गया, ये आपका 12 ग्राम है, 16 ग्राम से कम है, तो ये फटाफट कंज्यूम हो जाएगा और ये पूरा मिलेगा ही नहीं, है ना। तो जब ये फटाफट कंज्यूम हो जाएगा और थोड़ा बहुत ये हमें CO2 इधर मिलेगा, तो इसका मतलब ये है जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, कम मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है, किसी एक रिएक्टेंट पे निर्भर कर रहा है। और वो जो रिएक्टेंट हमें कम अमाउंट में मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्यों बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी क्वांटिटी को लिमिट कर रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट, हमें इनफ क्वांटिटी में वो नहीं मिला है, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें पढ़ेंगे रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी ये सब चीज़ें आएंगी, और ये सब चीज़ें आपको एंड तक करनी है। अब देखिए इसमें जो आपके क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं वो आ जाएगा, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन, ये वाला। फिर आएगा डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड, ये कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन, देखिए ये लिमिटिंग मास वाला आ गया, ये सोल्व करेंगे। फिर कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ऑफ मोल सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ सोडियम, ये तो मोलैरिटी वाला आ जाएगा। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का गया, ये नहीं। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, ये भी अभी रहने देते हैं। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड, ये, और ये वाला हो गया आपका द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन द ग्राम डिजोल, नहीं। फिर है आपका इसके बाद फिर आप इसके बाद निकालिए the following data are obtained when nitrogen and dioxide react together to form different compound, mass of dinitrogen, mass of dioxygen, which law of chemical combination is obeyed by the above experimental data, ये तो हो गया है। फिर है इन अ रिएक्शन आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है। फिर है डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन। तो ये वाला 1.24, ये हाउ आर 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 एंड 0.50 मोलर, नो ये आपका आ जाएगा जो अगला टॉपिक है उसका आ जाएगा।
फिर है आपका ये मोलैरिटी है, तो आपके जो जितने भी टिक मारे हैं वो सब आपको करने हैं। ये जो पीछे की तरफ टिक मारे हैं तो ये वाले सब आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है जी, प्रैक्टिस कीजिए ये सब चीजें। तो अगली वीडियो में हम इनको पहले सोल्व करवाएंगे। और जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट वाला है ना, कि लिमिटिंग रिएजेंट आपको थ्योरी से ज्यादा आपको ज्यादा समझ में आएगा किससे, ये समझ में आएगा आपको न्यूमेरिकल से, है ना, तो न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम से। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।